डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करेंगे जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक है। ओके, सो हमने जो है अब तक ये समझ लिया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी के बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो हमने फाइनली कंक्लूड किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, ये लेक्चर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना जरूरी है। ओके, हमने 25 मिनट का जो है लेक्चर लिया था जो बाइंडिंग एनर्जी को हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इस वाले लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमको ग्राफ जो है समझना है और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स हमको समझने हैं। तो ग्राफ कॉन्सेप्ट समझना था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। देखिए, हर एलिमेंट का जो है अगर ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है, कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, उसको ग्राफ में अगर डाला जाए, ओके, ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए, चलिए मैं ऐसे बताता हूं, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग वही है, बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल जो न्यूक्लियस की होगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी Eb क्या है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस कितने होते हैं, A होते हैं। तो ये बहुत आसान है, Eb डिवाइड बाय A, ये आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, Eb अपॉन A, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, Eb अपॉन A। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। अब ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, ओके। तो उसके मास नंबर के हिसाब से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हमने रिप्रेजेंट किया, उससे ग्राफ कंप्लीट किया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये जो वाई एक्सिस है, इस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, MeV में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और जो एक्स एक्सिस है, इस पे मास नंबर, इस पे क्या है, इस पे जो है ये मास नंबर वाला एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, मास नंबर, ओके, एलिमेंट का मास नंबर है। तो यहाँ पे अब देखो, ये 0 2 4 6 8 10, तो ये MeV में है, ओके। एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें लिखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसके ऊपर जाती नहीं है, मैक्सिमम जो आती है वो 8.75। तो हमने 10 तक का जो है वाई एक्सिस पे जो है एनर्जी इंडिकेट की हुई है। इसी तरह से ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे मास नंबर, तो हमने 250 तक यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो ग्राफ ड्रॉ करें, सबसे पहले ये हाइड्रोजन। अब देखिए, ये हमने सिर्फ आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के हिसाब से ड्रॉ किया है। आप अच्छी नीट फिगर किसी टेक्स्ट से या किसी मटेरियल से आप ड्रॉ करें, या जब आप पढ़ें तो उसको सामने रखें, ओके, आप सामने रखें, ठीक है। हमने लगभग जो है एक जो भी पॉसिबल हो सकता है अच्छे से बताने के लिए हमने ये फिगर ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है, इसका जो मास नंबर देखो ये 2। तो हाइड्रोजन में एक और वेरिएंट आता है आइसोटोप, ओके, दैट इज 3। H11 भी होता है, H12 भी होता है, H13 भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंड है, ओके, ड्यूटेरियम से बताया, ठीक है। तो ये जो है H2 के लिए देखो ये बहुत कम है, मतलब 0 से थोड़ा बढ़ के, इसके लिए 2 से थोड़ा बढ़ के हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद हीलियम, ओके, हीलियम में आप देखें कि ये जो है ना लिथियम से ज्यादा बता रहे हैं। लिथियम के जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उससे ज्यादा हीलियम की है। फिर लिथियम के लिए थोड़ा कम हो गई, फिर कार्बन के लिए थोड़ा बढ़ी, फिर नाइट्रोजन के लिए थोड़ा कम हो गई, फिर ऑक्सीजन के लिए थोड़ा बढ़ी है, फिर ऑक्सीजन 18 के लिए, ओके, O18 आइसोटोप, उसके लिए थोड़ा सा कम हुई है। फिर आगे से जो है ये सल्फर, फीरस, इस तरह से ये आगे कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ओके, इसमें 3 कैटेगरी है। इसके आगे से आप देखते चले तो ये जो है ना सब करीब जो है ना ये अच्छे खासे रेंज में 8 के करीब चल रहे। देखो यहाँ से अगर आप देखें 30 के करीब से, ओके, ये सल्फर के आसपास से, तो ये 8 के करीब आ गए, यहाँ पे 8 के करीब आ गए। ये नीचे गया था फिर वापस आया, तो आप देखिए ये अच्छी खासी रेंज में अराउंड 8 MeV ये जो है बाइंडिंग एनर्जी आ रही है,
फिर आगे जाके और कम हो गई, आगे जाके क्या हो गई और कम हो गई है। तो इसमें जो है ना 3 रेंज है। ओके, पहले एकदम स्टार्ट में जहां पे बाइंडिंग एनर्जी जो है काफी 8 से जो है जैसे कम होते हुए आ रही है, ठीक 8 से थोड़ा कम है समझ ले, या 8 के करीब या 8 से थोड़ा कम है, तो वो रेंज रखा है मास नंबर इज लेस देन 30। ओके, ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर लेस देन 30 है उसको हम लाइट न्यूक्लियाई, ओके, उनमें न्यूक्लियन ज्यादा नहीं इसलिए हमने क्या बोला है लाइट न्यूक्लियाई। दूसरी रेंज है 30 से लेके 170 तक। ओके, ये एक रेंज है। तीसरी रेंज है मास नंबर 170 से बढ़कर है, 170 से बढ़कर है, तो इसको बोला गया हेवी न्यूक्लियाई। क्या बोला गया? हेवी न्यूक्लियाई। आगे ये अनस्टेबल फिजन फ्यूजन क्या है वो सब बाद में देखेंगे, पहले आप समझ ले। पहली रेंज एटॉम सॉरी मास नंबर इज लेस देन 30, दूसरी 30 से लेके 170 तक, और तीसरी 170 से बढ़ के आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लें, ये जो है लेस देन और इक्वल टू ऐसे बता दें, ऐसे बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनिशियली ये जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है विद सम एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखें, EBN is increasing with mass number with some exceptions for light nuclei। ये जो लाइट न्यूक्लियाई है इसमें ओके जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखो हीलियम का मास नंबर 4 है, अब लिथियम का 6 है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना था लेकिन वह कम हो गई, सो दिस इज एक्सेप्शन। ओके, दिस इज एक्सेप्शन। इसी तरह कार्बन का मास नंबर 12 है, नाइट्रोजन इसका मास नंबर 14 है, मतलब और एनर्जी बढ़ना था लेकिन एनर्जी सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी कम हो गई। सो दीस आर सम एक्सेप्शंस इन लाइट न्यूक्लियाई। इसी को पहले पॉइंट में लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज इंक्रीजिंग विद मास नंबर विद सेम सॉरी विद सम एक्सेप्शंस फॉर लाइट न्यूक्लियाई, मतलब कुछ केसेस में वहां कम भी हो जा रही है। ये जो है एक्सेप्शंस बता दिया। ओके, ये जो है एक्सेप्शंस बता दिया, आप ऐसे ही देखें तो समझ में आ गया सबको ये वाले हिस्से में। ओके, इसमें क्या हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ते जा रही है विद सम एक्सेप्शन। कौन है वो एक्सेप्शन? तो लिथियम एक्सेप्शन में आ गया, ये नाइट्रोजन एक्सेप्शंस में आ गया, O18 ये एक्सेप्शंस में आ गया। मास नंबर बढ़ा लेकिन उसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा कम हो गई है। ओके, थोड़ा कम हो गई है। ठीक है, तो ये जो है हमने लाइट न्यूक्लियाई व्हेन मास नंबर इज लेस देन 30 इसके लिए देखा। अब उसके आगे सेकंड पॉइंट देखें, अब मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, ठीक है ना, इसके आगे से देखेंगे अब। तो ये जो है दूसरा पता है EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर द रेंज ऑफ मास नंबर 30 to 70, या यहाँ पर भी आप ये 30 से 70 ऐसे बता दो। तो देखो आप ये लगभग ये रेंज में जो है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ओके, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि चेंज ही नहीं हो रहा, दे आर हैविंग माइनर वेरिएशन। जैसे यहाँ पे बहुत वेरिएशन होगा, देखो यहाँ तक आया तक। ओके, तो ये वेरिएशन यहाँ पे ये 30 से लेके ओके ये 170 तक इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो 3 कैटेगरी बने हैं, तो अब हम यहाँ पे दूसरे कैटेगरी की बात कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में क्या बोला है? EBN is practically constant for the range of mass number 30 to 70। अब इसमें एक पॉइंट हमने जोड़ा है, याद रखें इसके ऊपर MCQ बना हुआ है, PYQ है इसके ऊपर। आप जनरली जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वीकली टेस्ट उसमें जनरली ये दिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.75 MeV फॉर फेरस। आयरन के लिए सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से बताता हूँ मैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ते 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 सबसे ज्यादा ये फेरस को है। ओके, सबसे ज्यादा ये जो है फेरस को है। चलो मैं इसको ये राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा किसको है? फेरस का। तो आपको वैल्यू याद रखना है 8.75 MeV, और किसके लिए? फेरस के लिए Fe56, ये याद रखना है आपको। तो ये जो हम बीच की रेंज की बात कर रहे हैं 30 से 170 में, तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है? तो फेरस की होती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी अगर हमने ये जो बीच की रेंज है
इसमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? सो 8 MeV होती है, ये भी याद रखो, दोनों चीजें याद रखें आप। सबसे ज्यादा किसको? आयरन को, 8.75 MeV। और इस रेंज में 30 से लेके ये 170 के रेंज में यहां से यहां तक एवरेज कितनी होती है? तो 8 MeV होती है। कितनी होती है? 8 MeV। इसको हाईलाइट करो, चलो ये 8 MeV और ये 8.75 MeV। तो सबसे ज्यादा किसको होती है वो भी देख लिया आपने, और एवरेज क्या आता है वो भी देख लिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोला है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज होता है 8 MeV। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, ओके, ये बीच का। मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड, बीच में तो कांस्टेंट है लगभग, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू वो याद रखना था आपको, वो है फेरस के लिए। अब बाकी जो है, मतलब एकदम स्टार्ट में लाइट न्यूक्लियाई है, व्हेन A इज लेस देन 30, और जब A 170 से बढ़ के हो तो इनको बोला जाता है हेवी न्यूक्लियाई। क्यों हेवी न्यूक्लियाई? क्योंकि इसके अंदर जो है, इन न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, मोर देन 170। तो यहाँ से आगे वाले जो मास नंबर के न्यूक्लियाई रहेंगे, ओके, या जिनका मास नंबर 170 से बढ़ के रहेगा, ऐसे न्यूक्लियाई को हम हेवी न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे आगे जाते हैं, ओके, 170 से जैसे बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये 170 की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये 170 की लाइन है, ये ब्लू लाइन, और इधर वाली जो स्टार्ट वाली ब्लू लाइन है ये 30 के लिए बनाया है, ये किसके लिए? 30 के लिए, और ये वाली 170 के लिए, ओके, ये वाली 170 के लिए। तो इसके आगे के न्यूक्लियाई की बात हो रही है, तो इनको बोला जाता है हेवी न्यूक्लियाई। तो इनमें भी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी देखिए आगे कम होते चली जा रही है, आगे क्या होते जा रही है? कम होते चले जा रही है। तो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने यूरेनियम का, कम होते हुए यूरेनियम का जो मास नंबर होता है 238, ये वाले आइसोटोप की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.6 MeV। कितनी हो जाती है? 7.6 MeV होती है। तो लाइट न्यूक्लियाई में देखा हमने, जैसे मास नंबर बढ़ा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ी है, विद सम एक्सेप्शन, किसी में कम भी हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखा हमने, जो मिडल रेंज है 30 से लेकर 170 तक, वहां पे लगभग कांस्टेंट होती है, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है 8 MeV, और सबसे ज्यादा होती है फेरस की। तीसरी हमने रेंज देखा हेवी न्यूक्लियाई की, जिसमें फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है, कम होते चले जाती है। और एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखा उसमें हेवी न्यूक्लियर में यूरेनियम का, जिसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर 7.6 होती है। ठीक है, चलिए आप इसको देखिए, कॉपी कर ले पॉज करके, देखिए पूरा कवर हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं हम। यस, कवर हो रहा है पूरा, ओके। चलिए, तो पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा, ओके। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर है। मैं इधर ठहरता हूँ, ठीक है, इधर ठहरता हूँ, तो सबको क्लियर हो गया। आप अच्छे से जो है ना फिगर नीटली ड्रॉ करके ये पॉइंट्स को देखो, ओके। मैंने इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें हमको जो है ना, देखो ये जो इधर लिखा हमने लाइट न्यूक्लियाई, व्हेन मास नंबर इज लेस देन 30, तो हमने क्या लिखा? लाइट न्यूक्लियाई। यहाँ पे देखो ये रेड से लिखा मैंने लाइट न्यूक्लियाई, विजिबल है आपको। इसके नीचे लिखा अनस्टेबल, क्या लिखा इसको? अनस्टेबल। ये न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते मतलब क्या है? अनस्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, उनकी खुद का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। तो ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी खुद का जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा होता है। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, लेस देन, ओके, जिसका मास नंबर 30 हो, वो कैसे है? अनस्टेबल है। इसके बाद A इज इक्वल टू 30 से लेके 170 तक क्या लिखा हमने? ये देखो यहाँ पे लिखा हमने, इसको कलर बदल देते हैं, ये लिखा हमने, चलो हाईलाइट करके बता दें कैसे है? स्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई मतलब इनकी खुद की एनर्जी का लेवल कम, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। देखो बाइंडिंग एनर्जी और उस न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप इसको अच्छे से समझो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबल नहीं होता है, स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अभी आप बोलेंगे सर एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबल बोल रहे हैं, वो उसकी खुद की एनर्जी, ओके, वो उसकी खुद की एनर्जी, न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी, वो अगर ज्यादा तो वो अनस्टेबल होता है।
बाइंडिंग एनर्जी उसकी खुद की नहीं होती, हम देते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स मतलब न्यूक्लियॉन्स में अलग कर देना है, उसको ब्रेक करके सेपरेट कर देने के लिए जो एनर्जी हम एक्सटर्नली दे रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी है। वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, जिससे वो न्यूक्लियन क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, समझे। तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी खुद की एनर्जी नहीं है, हम ये वैल्यू बता रहे हैं कि इसको अलग करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी, और उसकी जो खुद की एनर्जी है उस पे से डिसाइड किया जाता है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो स्टेबल या अनस्टेबल हम कैसे बोलेंगे, अगर उसकी खुद की एनर्जी से बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी से बोल रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी पहले से ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, वो क्या है, अनस्टेबल है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी से बोल रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा, मतलब उसको तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है पर न्यूक्लियन, वो उतना ज्यादा स्टेबल है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है या नहीं है। ओके, आप कमेंट करके बताएं, अगर क्लियर नहीं होगा तो हम एक 5 मिनट का और अलग से वीडियो, मतलब शॉर्ट कुछ वीडियो लेके इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, या वापस आप देख लें। तो खुद की जो एनर्जी है वो अगर ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए, तो जितना ज्यादा एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए लग रही है उतनी ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी, और वो उतना ज्यादा स्टेबल। ओके, उतना ज्यादा वो स्टेबल। तो दोनों चीजों को आप अलग अलग रख के क्लियर अंडरस्टैंड करें, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं तीसरे वाले कैटेगरी की, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई है। तो वहां पर भी क्या लिखा हमने, अनस्टेबल लिखा है, मतलब ये न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं, ये न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्यों, तो अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी से देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब वो न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो स्टेबल रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब हम बाइंडिंग एनर्जी बोले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझना इस वाले लेक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी जो हैवी न्यूक्लियर है वो भी अनस्टेबल लिखा है हमने, तो हमने क्या किया, ये हैवी न्यूक्लियर को भी अनस्टेबल बताया इस रेंज में, और यहाँ पर भी हमने जो है जो लाइट न्यूक्लियर उसको भी अनस्टेबल लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए, जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। ओके, तो पहले हम जो है ना, ये वाला आसान है, ये वाला कौन सा, हैवी न्यूक्लियर वाला। तो क्या लिखा हमने, ये फिजन होके स्टेबल होना चाहते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना, ओके, बट जाना, ओके, डिवाइड हो जाने को बोलेंगे। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, जैसे भी जनरली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया एक हैवी न्यूक्लियर का, एक हैवी न्यूक्लियस का, जिसका मास नंबर 240 है, आसान वैल्यू लिया है 240, ठीक है। तो 240 जिसका मास नंबर है वो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियर हो गया, ग्रेटर देन 170। ओके, आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मैं यहाँ पे वो एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूँ इधर का, ठीक है, ये रब कर देंगे हम। अब समझेंगे हम कि भाई ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो इन्हें स्टेबल होना चाहिए। तो दो ऑप्शन आप देखो, इधर से इधर वाले को क्या होना पड़ेगा, इसका जो मास नंबर है वो कम करके इस रेंज में आना पड़ेगा। स्टेबिलिटी वाली रेंज कौन सी है, 30 से लेके 170। तो जो हेवी न्यूक्लियाई है वो डिवाइड हो जाना और अपना जो मास नंबर किस रेंज में ला लेना, ये वाले रेंज में ला लेना। तो अगर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, इस रेंज का मास नंबर ला लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह ये जो लाइट न्यूक्लियाई है, इनको एक दूसरे में मर्ज करके मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका मास नंबर कम है, तो मास नंबर को 30 से बढ़ के लाना पड़ेगा, 30 या उससे बढ़ के लाना पड़ेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में मर्ज होना पड़ेगा, फ्यूज होना पड़ेगा। मर्ज होने को क्या बोलते हैं हम, फ्यूज होना पड़ेगा। तो वो फ्यूज होके अपना मास नंबर जब बढ़ा देंगे तो फिर वो इस रेंज में आ जाएंगे। तो इस रेंज में आ गए मतलब वो स्टेबल हो गए। तो इस तरह से ये जो लाइट न्यूक्लियर है वो फ्यूजन करके, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, फ्यूजन करके वो इस तरह से इधर स्टेबल हो जाएंगे। और ये जो हेवी न्यूक्लियर है ये फिजन करके 2 हिस्सों में बट के
इनका मास नंबर पहले से ज्यादा है, दो हिस्सों में बटेंगे तो उसका मास नंबर कम हो जाएगा, कम हो के उनका मास नंबर इस रेंज में आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। चलो इसी को हम समझते हैं एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया उसके थ्रू। तो एनसीईआरटी ने बोला है ओके, तो यहाँ पे पहला कि हेवी न्यूक्लियाई का एग्जांपल दिया, हेवी न्यूक्लियाई सॉरी हेवी न्यूक्लियस A इज इक्वल टू 240, कितना दे दिया उसने, A इज इक्वल टू 240। तो अगर ये A इज इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बता दिया, ठीक है, अब ये ऐसे बता दो, चलो ये ऐसे बहुत सारे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये समझ ले कितने हैं ये 240 है, कितना है यहाँ पे ये 240 न्यूक्लियस है इसके। अब ये फिजन होके दो हिस्सों में बढ़ गया, फिजन होके दो हिस्सों में बढ़ गया। अब यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने क्या किया, आसान एग्जांपल रखा। फॉर एग्जांपल भाई ये जो है ना इसका ये A इज इक्वल टू 240 है, तो ये दोनों जो है आधे आधे, ये A1 इज इक्वल टू 120 और A2 को भी 120, इधर वाले को भी। इसका मास नंबर ये पहले वाला ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे ले लिया, चलो 1 2 ये 1 ले लिया, सॉरी ये वाला 1 ये वाला 2, तो ये 120 मास नंबर में वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये A1 A2 नहीं लिखा मैंने, सेम रखा है, ये इसका मास नंबर ये बढ़ेगा और ये इसके जो टूट के दो है फिजन होके हो, फिजन होना मतलब बढ़ जाना, टूट जाना, ओके, सेपरेट हो जाना, तो इस तरह से दो हिस्से हो गए इसके। तो इन दोनों का 120 के दो हिस्से हो गए, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 240। अब देखो 120 मास नंबर किस रेंज में आ गया, तो आप देखेंगे ये 30 से 170 के रेंज में आ गया, जो कि स्टेबल न्यूक्लियस है, ओके, जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई की रेंज है। तो ये दोनों भी न्यूक्लियाई स्टेबल हो गए, मतलब ये अनस्टेबल है, ये कैसा है, अनस्टेबल है, समझे आप इसको, ओके, ये जो है अनस्टेबल है और ये दोनों कैसे हो जा रहे हैं, स्टेबल हो जा रहे हैं। क्यों कि इनका मास नंबर अब क्या हो गया 30 से 170 के रेंज में आ गया, तो स्टेबल न्यूक्लियाई वाले रेंज में आ गए। तो अनस्टेबल मतलब इनकी खुद की एनर्जी, इसकी खुद की एनर्जी ज्यादा थी और ये दोनों स्टेबल मतलब इनकी एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ क्या हो गई, यहाँ जो है ये एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, ओके, एनर्जी रिलीज हुई तभी एनर्जी का लेवल कम होगा खुद के, इनके की इस न्यूक्लियस के, इन दोनों न्यूक्लियस के एनर्जी का लेवल कम हो गया, इसलिए वो स्टेबल हो गए, इसलिए वो स्टेबल हो गए। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर फिजन होके ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था वो दो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही, क्यों हो रही समझ में आ गया होगा आपको। ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल का मतलब इसकी खुद की एनर्जी का लेवल ज्यादा, इसने इसका फिजन हुआ दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए। स्टेबल न्यूक्लियाई कब बोलेंगे, जब इनकी खुद की एनर्जी का लेवल कम हो जाए। तो जब ये इनके एनर्जी कम बता रहे हैं तो यह तो ज्यादा थी, तो वो एक्सेस एनर्जी किधर जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी किधर जाएगी, तो वो रिलीज हो जाएगी। तो जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आ गया सबको समझ में, ओके। तो ये जो है जो हेवी न्यूक्लियाई के साथ होगा। इसी तरह से अब आप जो है इसको यहाँ पे फ्यूजन के लिए भी देख सकते हैं कि जो लाइट न्यूक्लियाई होंगे, ये जो लाइट न्यूक्लियाई इधर वाले, चलो यहीं पे बताता हूँ मैं, ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ, ये जो है लाइट न्यूक्लियाई, तो ये जो है लाइट न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। तो जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो जो है मर्ज हो जाते हैं। तो कैसे बताएंगे हम, देखो ये जो है एक हमने बता दिया,
ये दूसरा बता दिया। इसका भी मास नंबर लेस देन 30, इसका भी मास नंबर लेस देन 30। ऐसी एग्जांपल ऐसी दी एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब ये दोनों मर्ज हो गए, ये दोनों मर्ज हो के अब ये जो न्यूक्लियाई आया है उसका मास नंबर 30 से बढ़ के हो जाएगा। ये वाले जो है ये अनस्टेबल है। ये कैसे हैं? ये अनस्टेबल है। ओके, ये वाले कैसे हैं? ये अनस्टेबल, ये दोनों भी, ये दोनों अनस्टेबल है। लेकिन ये जो सिंगल बन गया फ्यूज होकर ये स्टेबल हो गया। क्यों? कि इसका मास नंबर 30 से बढ़ गया, और जिस न्यूक्लियस का मास नंबर 30 से 70 तक के बीच में आ जाएगा तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हमने दो लाइट न्यूक्लियाई है तो वो स्टेबल होना चाह रहे तो कैसे होंगे? फ्यूजन होने से ये जो है स्टेबल हो जाएंगे। सो जो दो लाइट न्यूक्लियाई है, ओके, मतलब ये दोनों अनस्टेबल है, लाइट न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल है, तो मतलब इनकी एनर्जी का लेवल, फिर से बोलेंगे वही बात, ज्यादा। ओके, यहाँ पे मर्ज होके देख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेपरेट होते हुए बताते, यहाँ पे मर्ज होते हुए बताते, तो ये दोनों भी अनस्टेबल, दोनों की एनर्जी का लेवल ज्यादा। तो अब क्या हो रहा है? इनके मर्ज होने से एक स्टेबल न्यूक्लियाई आ गया, मतलब इसकी एनर्जी का लेवल कम रहेगा। अब एनर्जी का लेवल कम रहेगा तो अब यहाँ पे बताएं, ओके, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बताता हूँ समझने के लिए। देखो ये ऐसे बताओ, ये ऐसे बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये ऐसे बताता हूँ। यहाँ से ये एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यों? कि ये जो फ्यूजन होके जो हमको न्यूक्लियाई आया वो स्टेबल वाला है, मतलब कम एनर्जी वाला है, उसकी खुद की एनर्जी कम है इसलिए वो स्टेबल है। तो एक्सेस जो एनर्जी थी इन दोनों के मिलने से जो बचे वाली एनर्जी आई है वो रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तब भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो आप ये नहीं सोचने का कि भाई ये दोनों सेपरेट होने से एनर्जी रिलीज हुई थी तो यहाँ पे ये मर्ज होने से कैसे हो रही, यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ ये देखे ये अनस्टेबल था, इनसे स्टेबल आए। अनस्टेबल एनर्जी का लेवल ज्यादा, स्टेबल एनर्जी का लेवल कम। तो जब ये ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो बचे वाली एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों लाइट न्यूक्लियाई, इनकी भी एनर्जी का लेवल ज्यादा, इनके मर्ज होने से कम एनर्जी वाला आ रहा है तो बचे वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी तो भाई कंजर्व्ड है ना, ओके, एनर्जी तो कंजर्व, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो बचे वाली एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो यहाँ पर चाहे टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन करे तो उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, या हेवी न्यूक्लियस, ओके, हेवी न्यूक्लियस वो जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तब भी जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वाले केस में बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी है, और ये वाले केस में न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पे फिजन है, यहाँ पे फ्यूजन है। तो इस तरह से जो है देखिए जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे उनकी खुद की एनर्जी से एक्सप्लेन किया। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से करेंगे तो कंसेप्ट अलग हो जाए, मतलब कंसेप्ट तो वही रहेगा लेकिन समझाने के लिए अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोले, इनकी खुद की एनर्जी ज्यादा, ओके, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम, ये स्टेबल है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। तो ऐसा उल्टा बताना पड़ेगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी उनकी खुद की एनर्जी नहीं है जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ओके। तो ये ऐसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज में ज्यादा होती है? तो हमने देख लिया 30 से लेके 170 ये रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। तो आप अगर चेक करेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इनकी, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आ जाएगी। तो हमें पता है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखेंगे ये कम रहेगी, किसके कंपैरिजन में? इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के, ओके। तो देखिए ये हमने जो है आज की क्लास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्राफ, वो जो है वर्सेस मास जो ग्राफ बनता है, सॉरी, वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आप नहीं समझ में आया या कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट करें, हम उस डाउट के हिसाब से एक आध सेशन और रखेंगे इसको समझाने के लिए।
Okay, so hope you understood this one. Thank you.